Yes, sir. कोई प्रश्न है? No, sir. अब आप बोलिए। बताइए इसका मतलब बिंदु मैंने क्या बनाया है? सही है? Yes, sir. और यहाँ से कैपिटल टी हमने प्रतिनिधित्वशील Yes, sir. नाम देख के बोलिएगा, नहीं मैं कुछ भी ले लूंगा तो आपका मिसमैच होगा। सही है? Yes, sir. बोलिए क्या नाम दिया गया? अब हमने कहा था कि इसको हम लोग केंद्रीय दिखती है। Yes, sir. सही है? Yes, sir. इसलिए कहते हैं कि हम इसके ऊपर भी अध्ययन कर सकते हैं। Yes, sir. अब हमने इसके ऊपर कोई एक पॉइंट क्यों लिया है? Yes, sir. और माना है तो यह एनवी डिग्री का है। Yes, sir. अभी कल मैं इसके बारे में 1 2 3 करके Yes, बताऊंगा। sir. तो ये कौन सी ट्रेन है? और केंद्रीय दिक्कत से इस ट्रेन के बीच की जो दूरी होगी ये इसकी चौड़ाई नहीं है। तो हमने कल बोला कि बेटा अगर मैं पहली ले लूंगा तो वह सूत्र खाली पहली के लिए रहेगा। इसलिए अगर हम एनवी लेंगे तो इससे हर नंबर का आ जाएगा। तो बोलिए इस चौड़ाई को हमने क्या मान लिया? ये एनवी फ्रिंज की चौड़ाई है। अब हमने कल दिखाया कि अब यहाँ पर प्रथम प्रकाश स्रोत से किरण S1 क्यू मार्ग से जा रही है और दूसरे स्रोत S2 से S2 क्यू मार्ग से जा रही है। और इन दोनों मार्गों के बीच का जो पथांतर होगा वही हमें बताएगा कि वहाँ समान यानी संपोषी व्यतिकरण हुआ और संपोषी व्यतिकरण होगा तो बोलो वहाँ पर दीप्त क्षेत्र बनेगा। विनाशकारी होगा बनेगा। और उनके पथांतर का आपको फाइनल फार्मूला दिया जाएगा कि अगर पथांतर n लैम्डा है तो समान कला हुई है, संपोषी व्यतिकरण है। और अगर पथांतर 2n - 1 लैम्डा बाई 2 है या इसी का मैंने एक रूप और बताया n - हाफ लैम्डा है। सही है ना? तो वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण। तो अब इनका पथांतर जानने के लिए कल मैंने डेमो भी किया कि बेटा अब आंचल कहाँ दिख रही है। अब हम यहाँ से यहाँ का एक चाप ले लेंगे और उस चाप लेके यहाँ काट देंगे। तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा और इनके पथ में कितना अंतर आ जाएगा तो वो पथांतर बताइए। कल नहीं बताइए और वो आपने लिखा हुआ कोई नाम दिया नहीं होगा। बोलिए लैम्डा का सही है। अब हमने क्या किया है कि अब हमने O को क्यों से मिला दिया है। क्वेश्चन में दिया है। आप कहते हैं यही नाम की चौड़ाई है। बोलो ये 90 डिग्री बनाना है। इसको मिलाने पर यहाँ पर मान लिया कोण थीटा है और उसी चाप से काटे हैं अर्थात यहाँ पर भी कोण थीटा है। कल ये सब डिस्कस करेंगे। अब पूछो और बताओ कहाँ क्या दिक्कत है। तो चले निकाल लिए हैं। अब देखो बेटा तो तुमको समझ आएगा कि यहाँ दो त्रिभुज बनते हैं। यहाँ बोर्ड में
एक समकोण त्रिभुज S1 MS2 और दूसरा समकोण त्रिभुज OPQ बन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप समझते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है कि कुछ नहीं है? प्रतिबंध वगैरह तो लिखा दिए होंगे। त्रिभुज S1 MS2 एवं त्रिभुज OPQ में, ठीक है बेटा? बताओ बेटा, ये 90 ये 90 कोण S1 MS2 बराबर कोण QPO Y each one of them 90। अब बताओ बेटा, MS1 S2 बराबर कोण QOP Y क्योंकि वो दोनों समान चाप से कटे हुए अंतर्गत कोण हैं। अब बताओ तो बेटा, अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो बोलो तीसरा बराबर होता है। इसलिए कोण S1 S2 बराबर कोण OQP, सही है? अब बता दो बेटा, ये दोनों त्रिभुज के तीनों कोण समान कोणिक हो गए। अब कक्षा 10 के प्रमेय याद कर लो। अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो वे एक दूसरे के समरूप होते हैं। यानी if all angle of one triangle is equal to another one, so they are having the identical triangle, यानी वो समरूप होते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म में होते हैं। तो बोलो हम समरूप घोषित करते हैं। तो इसलिए त्रिभुज S1 MS2 बोलो समरूप त्रिभुज OPQ। और ऐसा होते है आपको पूरे लाइट का UVF का रिलेशन I/1 आवर्धक कुल में यही लगता है। आप समझ गए कि मैं इशारा कर रहा हूँ कि अगर त्रिभुज समरूप हो तो समरूप के 5 प्रमेय हैं। उनमें हमें यूज करना था पहला, और वो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समान होती हैं। तो जरा देखो कौन किसकी संगत है। बोलो 90 के सामने की भुजा है S1 S2। तो इसमें भी जो 90 के सामने होगी वो इसकी संगत हो जाएगी। देखिए बता दो। हाँ, और बोले से चूको मत, गलती कर लो, जो करना भी कर। बताओ दूसरा कोण थीटा है, उसके सामने की भुजा बताओ S2 है। तो इसमें भी कोण के सामने की भुजा QB। बोलो भैया कोण किसके सामने? दिक्कत? नो सर। आपने एक चीज नहीं बताई, कल हमने इसी को पढ़ा था। कुछ हो दिक्कत? नो सर। बेटा वैल्यू रख दो और क्या करना है? S1 S2 OQ पापा एक्शन वही है ना, एनवी फिल्म की चौड़ाई। यस सर। यही ना कि आप कर चले हो। यस सर। अब बताओ S2M बोलो S2M पथांतर। यस सर। नेक्स्ट मत पढ़ो, उसका नाम पढ़ो, पथांतर है ना। यस सर। और आप क्या चाहिए? QP। तो QP QP ये तो लिख चुके हैं, उल्टा लिखा है। S2M
सही है? Yes, sir. SQ बोलो ये है डेल एक्स Yes, sir. OQ गलत लिखा Yes, है sir. वही तो करेंगे इसको पढ़ने में गलती होगी बोलो OQ ये रहा Yes, sir. अब अगला है QP ये H अब बताओ क्या दिक्कत है No, sir. कितने लोग क्लियर है इस डेरिवेशन एनी डाउट्स No, sir. अब बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए था एलवी फ्रिंज की चौड़ाई मेरे को ये चाहिए Yes, sir. इसको यहाँ कर दे इसको Yeah. यहाँ आ जाएगा क्या Yes, sir. तो देख बेटा एक्शन वेलोसिटी OQ into del X upon 2B अगेन Yes, sir. अब जरा समझना OQ कौन है बस वही समझना देखो बेटा तुम लोग को कल और परसों का लेक्चर याद है तो बताया गया था कि दिक्क और अदिक्क अल्टरनेट होते हैं Yes, sir. और तुम्हें कम से कम पीछे का थ्योरी याद है तो बिना हमारे मदद के ही समझ जाओगे क्या कि हमारे को ये बात लाइट ने भी बताया था कि सूर्य से आने वाला विकिरण रुक रुक कर आता है Yes, sir. यानी प्रकाश का क्वांटा चलता है कि रुक जाता है चलता है, रुक जाता है। और यही बात हम लोग समझा रहे थे और कह रहे थे पढ़ रहे थे कि जब प्रकाश रुक रुक के चलता है तो हमें प्रकाश लगातार क्यों दिखाई देता है Yes, sir. तो इसका जवाब तो कई बार दिया जा चुका Yes, sir. है लेकिन हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं पहले उस बात को पकड़ा बताओ हम अपने नेत्र से उसे डिटेक्ट नहीं ना कर पा रहे हैं लाइट में पढ़ाते हुए बताए थे कि बेटा नेत्र के इस दोष को दृष्टि निर्बंधता का दोष है और विभेदन क्षमता और सीमा में पढ़ाए थे कि बेटा जब कोई वस्तु के बीच का अंतर इसीलिए मैंने कहा कि हमें बताना नहीं पड़ेगा तो क्या पढ़े हुए हैं आप देख रहे हो एकदम कर्म के साथ ही एक ज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है Yes, sir. और इसीलिए तो सब बच्चे जानते हो कि लगभग रोज ही कह दिया जाता है कि बेटा जो रेगुलर पढ़ेगा वही बढ़ेगा और ये भी लगभग रोज ही कह दिया जाता है और आप भी उसका पालन करते हो रेगुलर कर लेते हो तो बेटा समझो बताओ अगर गैप 2 mm से कम हो जाए तो हमारा नेत्र उसे डिक्टेट नहीं करता इसका डेमो भी यहाँ बनवा के पीछे के बच्चों को खड़ा करा तो बेटे ये जो चित्र में देख रहे हो जितना बड़ा गैप क्या तुम्हें लग रहा है उतना बड़ा गैप पड़ता है देखता नहीं तुम्हें वो तो पड़ता है 2 mm से कम सही है Yes, sir. तो 2 mm से कम तो आप शायद समझ गए हो कि ये जो क्यों यहाँ है इतना दूर दिख रहा है वो क्यों इतना दूर नहीं वो पी के बिल्कुल 2 mm से तो जब खाली रेखा तो यहाँ हो जाएगी तो बोलो ये हाई जो OQ है वह OP के बराबर है जैसे दर्पण में कहा गया Yes, sir. कि अगर दर्पण का द्वार छोटा ऐसे कहा गया Yes, sir. तो मैं इसीलिए इस बात को कहा कि समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल आपके पास चल रहा है यानी ये जो दिक्क या अदिक्क यहाँ बना हुआ है वह केंद्र अब तो यहाँ केंद्रीय है तो पहला वाला अधिक होगा फिर दिक्क होगा फिर अधिक होगा कल का बोल चुका खाली समझाना है तो बेटा जो दिक्क और अधिक बन रहा है वो चित्र के हिसाब से इतना दूर वो 2 यानी वो बहुत क्लोज है तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या कि दिक्क व अधिक है ना बेटा
की चौड़ाई बैठ रहा है Yes, sir. की चौड़ाई एवियम शेप भी कम दूरी पे होता है और आपको पता ही है कि इतनी दूरी पर तो हमारी आंख डिक्टेट ही नहीं कर पाती, इसलिए ये क्यूब ऑफ पी के बिल्कुल पास है। या मैं कह दूं कि इसलिए क्यू बराबर ई। कितने लोग समझते हैं? डाउट नहीं ना हो रहा है? बेटा आराम से ये सब परीक्षा में आने वाली चीजें हैं। तो बेटा क्यू की जगह पी लिख दूं तो बोलो क्या बन जाएगा? ओ पी कौन देखते हुए कोई जाएगा? तो बोलो ओपी, बोलो ओपी का वैल्यू कैपिटल डी डैश। अब बताना बेटा क्या अब हमको एनवी फ्रिंज की चौड़ाई पता चल चुकी है? Yes, sir. क्या चल चुकी है कि किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, उनके पथांतर के गुणनफल स्लिट के बीच की दूरी का भाग देने पर हासिल हो जाएगा। Yes, sir. और गणित की भाषा में कहो तो स्लिट से पर्दे की दूरी और पथांतर का गुणनफल और स्लिट के बीच की दूरी के अनुपात के बराबर। फिर से मैं याद दिला दूं, डायफोनी की ही तरह ये 2D दूरी है, अर्थात अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 2D बराबर 10 है। ये नहीं कि दो अलग डी कंफ्यूजन है। या डायपोल में भी यही बात पढ़ी हुई है। जल्दी फास्ट करिए, जितना तेज चल सकते हो चलिए ताकि आदमी के बेटा जब आप लोग लिख रहे हो तो इसको 5 कर देंगे तो थोड़ा वीडियो छोटा हो जाएगा। ये ज्ञान हो चुका है कि अगर केंद्रीय वृत्त के ऊपर या नीचे कोई भी एनवी फ्रिंज बनेगी तो उसकी चौड़ाई इस सूत्र से निकाली जाएगी। Yes, और हमें यंग के प्रयोग में ये दिखाया और बताया गया कि यहाँ फ्रिंज दीप्त भी बनेगी अदीप्त भी। सही है? Yes, sir. तो आइए अब हम दीप्त के लिए सूत्र बना लेते हैं और अदीप्त के लिए, और फिर आपको दीप्त और अदीप्त के बाद चौड़ाई निकालने का तरीका भी बता देते हैं। That's clear? Yes, sir. जो कल आप जवानी को कर रहे थे, तो अब देखिए यहाँ पर केस लेते हैं फर्स्ट। यदि फ्रिंज दीप्त हो, यानी लिख लिया यदि दीप्त फ्रिंज हो, सही है बेटा? Yes, sir. आप बताओ अगर फ्रिंज दीप्त होगी तो आपको पता है ना दीप्त पर क्या क्या तरंग क्या क्या पथांतर होता है? Yes, sir. अब हम सीधे सीधे बात करेंगे। चलो बेटा? Yes, sir. बताओ अगर दीप्त फ्रिंज हो तो बोलो
तो अब बताओ इसका सबका सलूशन एक है ना? Yes, sir. तो बताओ बेटा एक्शन बेटा डी और डेल एक्स की जगह बताओ एन लैम्डा थी। आप बताओ आगे देख तो फ्रेंड की चौड़ाई Yes, sir. समस्या है? No, sir. है तो कुछ क्यों? बताओ बेटा कौन क्या है तो पता है ना? Yes, sir. डी कौन है आपको पता है पर्दे से लेकर स्लिट के बीच की दूरी है। एन का मतलब एनमी में कौन है? पहला चाहिए दूसरा चाहिए चौथा चाहिए पांचवा चाहिए जो चाहिए वो या ना है? Yes, sir. टूडी भी जानी है। Yes, sir. ये किसका आ गया? दीप्त का। अब कम से अधिक ये अधिक अधिक फ्रेंज है अधिक फ्रेंज लिया है। Yes, sir. अब सुनते हैं अधिक बताओ यदि अधिक होगा तो आप पढ़े हुए हो पहले का बताओ पथांतर होता है लैम्डा बाय 2 हां इसको आ रहा है बोलिए लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 ये इसी को मैंने कर बोल दिया। Yes, sir. दोस्तों दिक्कत है? No, sir. अब बताओ अब हम यहाँ डेल एक्स के जगह ये वाला रखें। Yes, sir. तो अब बताओ अगर इसकी चौड़ाई को एक्स एंड डैश करते हैं तो दोनों को हो गया डी लैम्डा n माइनस 1/2 अपॉन 2d चाहिए कि कुछ है तुम्हारी गलती। यस हमने दोनों विकल्प को रखा है। अब हो गया सर जी यानी अधिक जो फ्रेंज होगी उसकी चौड़ाई इस सूत्र से निकल रही है और जो दीप्त है उसकी इस सूत्र से। हो गया बेटा? अब बेटा अभी हम फ्रिंज की चौड़ाई बता रहे हैं। अब हम जा रहे हैं दीप्त क्षेत्र की चौड़ाई दिखाते हैं। ठीक है? Yes, sir. दीप्त क्षेत्र की चौड़ाई। अब आप कल वाले पॉइंट पर अपना फोकस बनाइए। अब आज फिर से नहीं बनाएंगे क्योंकि कल डेमो भी दे चुके हैं कई बार समझ आती है। सही है? Yes, sir. पता है कल क्या कहा गया था कि अगर आपको दीप्त लेना है तो दीप्त की चौड़ाई जानने के लिए आपको उस नंबर से एक उसी नंबर का अधिक और केंद्रीय फ्रेंज से उनकी चौड़ाई को हटा देना है दीप्त की। सब याद हो गया? सब जरा देखिए अब ये बात हमको पढ़ाया जा चुका है तो मैंने लिख दिया सिद्धांत। ठीक है? एनमी दीप्त क्षेत्र की चौड़ाई। अब आप ही बताओ कल का प्रिंसिपल के हिसाब से आपको एक आगे वाला लेना है और एक वही लेना है। अधिक लेना है तो अधिक भी चाहिए। तो दोनों एल ले रहे हैं तो क्या चाहिए? n प्लस 1 की चौड़ाई। सही है ना बेटा? और बोलो एनमी बिना कम से एनमी
चौड़ाई। बस बने रहो बेटा। अब इस चौड़ाई को हम डिनोट कर रहे हैं बीटा से। बोलो कौन चाहिए आपको? अधिक। यही अधिक का सूत्र है। अब n की जगह n+1 लिखने वाला हूँ। तो नहीं हो रहा है। बोलिए t λ/2b और n की जगह n+1। बोलो n+1 नहीं आ गई? जैसे आप शायद समझ गए होंगे, अगर हमको तीसरी ही चाहिए तो हमको चौथी अधिक चाहिए, यानी यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। बस इशू क्लियर हो गया। अब बोलो एनवी का लिख दीजिए। बोलो d λ/2b सॉल्यूशन निकाल लें। बोलो d λ/2d कॉमन हो जाएगा। बोलो यहाँ एक में आधा जोड़ोगे तो घर 1/2 बचेगा। n+5। बोलो घटाते समय चिन्ह तो बोलो यहाँ कॉमन ले ली हो तो यहाँ n माइनस हो गया। अब बोलो क्या दिक्कत आ रही है? बोलो n से तो d λ/2d आधा में आधा जोड़ोगे, एक का गुणा करोगे। देख बेटा आपको फार्मूला मिल गया कि नहीं? यानी कि अब अगर आपको किसी भी दिक्कत क्षेत्र की, जैसे दूसरी तीसरी चौथी कुछ भी निकालना है, अब आपको ये भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे जहाँ d है पर्दे से लैम्डा है प्रकाश। तरंग अटूटी तत्व सही है। अब इसी तरह बताइए, अब अधिकतम की निकालते हैं। बताइए अब अगर आपको एनमी अधिकतम लेना है तो कल का प्रिंसिपल क्लियर है। फिर 2 अधिकतम लेना होगा, एक उससे आगे इसलिए एनमी अधिक क्षेत्र की और 2 दिक्कत के बीच में अधिकतम होगा। तो दोनों n+1 दिक्कत क्षेत्र की माइनस एनवी अब बेटा इस चौड़ाई को हम लोग बीटा डैश से डिनोट करते हैं और देखो n+1 भी दिख। बोलो ये तो अधिकतम करना है। यहाँ लिखे थे कि तो सूत्र था d n λ/2d। अब बोलो वो n की और एनवी वाली बोलो हो जाती है। कोई आपत्ति? बताओ बेटा d λ/2d कहाँ लेंगे? अब यहाँ बच गया n+1 और यहाँ n बचेगा। अरे कॉमन लेते हैं तो n से फिर हो जाएगा। और अब तुम बेटा अगर ध्यान दो तो भी समझ में आ गया होगा कि प्लेन कितना परफेक्ट बात कहे थे। क्या कहे थे? अभी पिछले दिनों के लेक्चर में मैंने कंटिन्यू और कंटिन्यूअल में अंतर समझाया। तो ये जो कंटिन्यूअल आ रहा है, बोला गया था ना रुक रुक के चल रहा है। तो जैसे कि क्वांटा चला
फिर रुका, फिर कांटा चला, फिर रुका। यानी कि अगर दिक्क घटना हुई है तो दिक्क की जितनी चौड़ाई है, देख रहे हैं ना? बोलो अधिक की भी चौड़ाई हो गया ना, रुक रुक के एकदम समान करना। तो प्रमाण हो गया कि नहीं? इसका मतलब कि जितना दिक्क चक्र की चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई समझ आया? यानी कि अगर ये केंद्रीय फ्रिंज है और ये मैंने दिखाया है पहला दिक्क यानी D1, सही है? फिर ये दिखा रहा हूँ D2, फिर दिखा रहा हूँ D3, तो बोलो इन्हीं के बीच में ना अधिक तो होगा। तो बोलो इनके बीच में ये हो गया पहला अधिक, इनके बीच में हो गया दूसरा अधिक, ये L से रहेगा L2 और ये हो गया L3। तो ये गैपिंग जितना उतना ये रहेगा, वो रहेगा, वो सब गैपिंग इतना। और आपको याद करिए ये सब गैपिंग 2 mm से कम है। तो बताइए क्या उस दिन हमने ऐसे ही खींचा था, ऐसे पीछे से दिखवाया था? आप नहीं दिखवाया, आपको सब ब्लैक दिखा क्योंकि आंख डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसका दो रीजन था, एक कि ऑब्जेक्ट अगर 2 mm से कम ना हो तो नेत्र नहीं डिटेक्ट कर पाता, और दूसरा कि अगर उससे बनने वाला दर्शन कोण तो हमने कहा नजदीक आओ तो दर्शन कोण बढ़ गया, और बढ़ते ही दिखने लगा सब अलग अलग, जैसा हमने आपके कपड़े पर भी बता चुका हूँ, पत्तियों पर भी बता चुका। अब तो सब तरह से प्रमाण मिल रहा है ना? तो मेंशन कर लीजिएगा, दिक्क और अधिक की चौड़ाई समान होती है। सामने दिख ही रहा है फार्मूला पे। तो बेटा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक, अभी लाइट खत्म नहीं हुई, अभी इसमें एक और छोटा सा पॉइंट पढ़ना है और अगला पॉइंट शुरू हो रहा है प्रकाश का ध्रुवण। क्या? प्रकाश का ध्रुवण, यानी कि व्यतिकरण वाला पॉइंट खत्म। अब प्रकाश का ध्रुवण शुरू हो रहा है। तो पहले मैं आपको ध्रुवण के बारे में बतलाऊंगा कि आपको एग्जाम में ध्रुवण में क्या क्या आता है, तो ध्यान से सुनिए। कल भी बोल रहा था कि बेटा लाइट में 2 नंबर का सवाल यहाँ आएगा और वो सवाल न्यूमेरिकल में भी होगा, डेरिवेशन में भी होगा, तो किसी भी रूप में 2 नंबर आएगा। ठीक है बेटा? अब मैं आपको ध्रुवण के बारे में बताऊंगा। और ध्रुवण बड़ा छोटा सा पॉइंट है, लेकिन जितना छोटा है उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वाले पार्ट में, ध्रुवण के पार्ट में 3 नंबर का आएगा।
जिसमें एक न्यूमेरिकल रहेगा और दो को डेफिनेशन रहेगा। ठीक है? Yes. तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि पढ़ना क्या है। पहले हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रकाश क्या है, तो आप 1000 बार सुन चुके हैं। दूसरा ध्रुवित प्रकाश क्या है, और आप शायद सारा समझ रहे हो कि ये अभी हाल में केमिस्ट्री में भी बताया। अभी यहाँ तो रोज ही बात हो रही है। ध्रुवण ध्रुवणता क्या है? सही है। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहेंगे? अब देखो चैप्टर तो डेफिनेशन ही होगी। अब इसकी बात, अब यहाँ से थोड़ा गंभीर इशू शुरू होगा। अब हम ये देखेंगे कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदलता है तो वह तरंग कौन सी तरंग होती है। अब उस तरंग को हम तो बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। तो अब यहाँ शुरू होगा कि ध्रुवित प्रकाश कैसे बनाया जा सकता है, अर्थात अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है? तो हम आपको बनाने की कुल 5 तरीके बताएंगे। अब उन 5 तरीकों में से 2 पर वाइवा रहेगा, यानी 2 पर वाइवा क्या रहेगा? 2 पर वाइवा ये रहेगा कि द्विध्रुवक से कैसे हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट उस पर होगा वो होगा मेलस का नियम। तीसरा होगा ब्रूस्टर का नियम। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, असल इजी है। ब्रूस्टर का नियम, फिर मेलस का नियम, और फिर इसके बाद पोलराइज। पोलराइज क्या है, जिसका भी मैंने उल्लेख कुछ दिन पहले, यानी कि पिछले हफ्ते के लेक्चर में छुट्टी के पहले जब बता रहा था कि हम अभिदृश्यक लेंस का द्वार बड़ा क्यों है, तो आप सबको मैंने ऐसे अंगुली लगवा के दिखवाया था। देखो क्या होता है, और उस पर आपको कार्ड बताया था कि फास्ट व्हीकल्स, यानी जितनी तेज चलने वाली गाड़ियां हैं उनके साइड, उनका जो मेन स्क्रीन है जिसे विंड स्क्रीन कहा जाता है, उस पर ऊपर में काले रंग का पेंट यूज है, और हेडलाइट पर भी ऊपर से रंगा किया जाता है। फिर आपको और बताया कि क्रिकेट का खिलाड़ी राउंड वाली ट्रैक फील्डिंग के समय क्यों लगाता है, याद है? तो ये सब कारण में आएगा। और यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर कारण बनेगा पोलराइड। पहले बताएंगे क्या होता है, फिर बताएंगे पोलराइड बनता कैसे है, और फिर आपको पोलराइड का जो उपयोग बताएंगे, तो उस उपयोग में 5 तो बहुत ही शानदार उपयोग पढ़ेंगे, जिस पर सवाल बनेगा कि बादल की तस्वीर कैसे ली जाती है। ये बादल नहीं, आसमान वाले बादल की तस्वीर कैसे ली जाती है। वेल्डिंग करने वाला जब वेल्ड करता है तो देखे होंगे अब आजकल तो काला चश्मा लगा ले रहा है, आपके हिसाब से वो काला चश्मा है, दरअसल उसमें पोलराइड लगा हुआ है। और पहले जब वो चश्मा नहीं था तो एक हाथ से सुरक्षा के लिए पकड़ने वाला होता था, वो एक ही हाथ से वेल्डिंग करता था। आप तो देख रहे होंगे बहुत फास्ट वेल्डिंग कर रहा है। और अभी तो कल मैंने देखा एक और टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब उसमें जो चीज को जोड़ना है ऊपर से और नीचे से करके बस बटन दबा दीजिए, जुड़ जाएगा। यानी कि सारा वेल्डिंग का कार्यक्रम अंदर, आपको तरल नहीं बहाना है। देखो आप लोग सुने होंगे, वेल्डिंग की दुकान पे जाइए, वेल्डिंग करेगा तो कहेगा भैया आपका मुंह और उठा घुमाना, नहीं तो आप तो वाला पॉइंट्स
समझ में आ रहा है? और आज से जब आपका जन्म नहीं हुआ था 80-90 के दशक में फिल्मों में एक बड़ा बढ़िया सा चश्मा चलता था और उस चश्मा में हीरो या हीरोइन जब उसको लगा लेती थी तो उसके चश्मा पर हीरो का तस्वीर दिखाई देने लगता था और हीरोइन के चश्मे पर हीरो का और हीरो का हीरोइन का। अथवा अगर गाने में बोल है, जिस गाने में बोल में दृश्य दिखाया जा रहा है, फिल्मांकन किया जा रहा है किसी दृश्य का, जैसे पहाड़ का, नदी का, तो वो वहां से फोटो न खींच के उसी चश्मे में से खींचता था। जैसे आप लोग भी अपनी बताए थे उस दिन तारा किसे कहते हैं, तो उस दिन बता रहे थे कि घसिया के शीशा में देखिएगा आपकी आंख में जहाँ लेंस लगा हुआ है वहाँ तारा चमकता दिखेगा जिसमें फोटो दिखेगा। तो वो और कोई चीज नहीं, वो पोलराइड है। और एक एग्जाम्पल लो, जैसे आजकल लोग अपने घरों में शोरूम बना रहे हैं दुकान वाले, या घर में आप एसी बना रहे हैं, तो देखना अब उसमें लोग दीवारों में एसी रूम में मोटे ग्लास लगाते हैं। और आप ऐसे शोरूम में भी जाएंगे तो शोरूम के दरवाजे पर देखिएगा मोटा ग्लास लगा हुआ। शोरूम के अंदर बैठा हुआ आदमी आपको बाहर देख रहा है लेकिन अंदर नहीं दिख रहा होगा। ऐसे स्कॉर्पियो जितनी फास्ट व्हीकल है उनमें भी देखना उनके शीशे लगे होते हैं। और जब अपराध बढ़ गया, अब क्योंकि जैसे अपराधी मारकर भागता था वो दिखाई नहीं देता था, तब से इतना आरटीओ ने रूल बदला और अब किसी भी गाड़ी में काला शीशा नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन चलाते हैं। और आपको यही तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप जब जाइएगा फील्ड में से निकल कर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में तो देखिएगा उनकी खिड़की में वही पोलराइड का शीशा लगा है और आपको बाहर से अंदर नहीं दिखेगा कि कोई बैठा है कि नहीं, और अंदर वाले को ये सारा गुण पोलराइड का है। आप समझ गए इसमें कितने कार्ड डील हो जाएंगे और कोई न कोई एक कार्ड आपको पेपर में देगा, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि अक्षर भी बहुत छोटा है और कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कार्ड एक रहेगा, एक तो न्यूमेरिकल रहेगा, माइनस के कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग भी जब गर्मी में बड़ी तेज धूप चलने लगती है तो देखिएगा रेडिएशन से कितने लोग की आंख स्वेल कर जाती है, जिसे आप कहते हो आंख आ गई है। और आंख कितना बल्जिंग हो जाएगी, उसमें खून उतर आएगा और कीचड़ बनने लगेगा। तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि भाई आप गॉगल्स लगा लीजिए, यानी चश्मा के लिए नहीं कहता है, गॉगल्स लगा लीजिए। और उस गॉगल्स में गॉगल्स समझते हैं ना, तो उसमें देखिएगा उसमें जो शीशा है वो पोलराइड है और वह जब आप लगा लोगे तो बाहर की जो प्रकाश आके उसमें टकराएगी, अब अंदर जब आएगी तो उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो गई होगी कि आंख को शीतलता मिलेगी और आपकी आंख जल्दी से रिकवर हो जाएगी। बोले ऐसा होगा नहीं होगा? तो ये सारे एग्जाम्पल किसी के, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पढ़ना कम है, आप मैं सवाल बता रहा था, सवाल 3 पॉइंट है। एक सवाल यही है माइनस की कॉन्सेप्ट पर I equal to I naught square plus theta। सूत्र एक लाइन का है, अर्थात सवाल क्या पूछेगा कि किसी पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता कितना है और इतने कोण पर आ रही है, तो बताओ अपवर्तन की उपस्थिति निर्गत किरण की तीव्रता क्या है? और आप सूत्र अभी सुन के बिना पढ़े ही सुन लिए, निर्गत की तीव्रता I बराबर I नॉट स्क्वायर cos थीटा, यानी I नॉट आपतित की तीव्रता है और थीटा cos कोण मालूम है, पर आपको निकल गया। देखो कितना छोटा सा। तो 1 नंबर के सवाल हो गया।
दूसरा कारण और तीसरा मैंने डेफिनेशन। अब नियम में भी हो सकता है माइनस की वजह भूस्टर का पूछ ले, और अभी जब अध्रुवित को ध्रुवित बनाऊंगा तो उसमें भी एक डेरिवेशन होगा, और वो डेरिवेशन होगा निश्चित करो कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री। जैसे उसकी डेमो दे रहा था कि जब टू डायमेंशन कोलिजन होता है तो वो दोनों डायमेंशन टकराने के बाद जब वो 2 डायमेंशन में जाती है तो दोनों के बीच 90 इसका वीडियो और 11 वालों को पढ़ाएं, प्रूव भी किया है, आपको भी दिया गया है। अब यहाँ जब पूछता है तो घुमा तो उधर भी जाएगा मोमेंटम। तो बेटा ये इस पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आइए कुल मिला के सीखा जाए तो देखा जाए। पहला पॉइंट हो गया अध्रुवित प्रकाश, जिसको आप बहुत बार सुने हुए। अब क्योंकि टॉपिक चल रहा था अध्रुवित प्रकाश नाम को बैठा है एलपी। अब आप सुनते हैं रोज ईश्वरी से जो प्रकाश चलता है वह हर संभव दिशा में जाता है, होता है। तो ऐसे ही प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? पहली बार सुन रहे हैं। अभी कल भी हुआ था बात जब दिखा रहा था कि 2 स्लिट कैसे है। इसीलिए आपको 80 मिनट दिया गया कि आप मेहनत कर लीजिए, आपका काम बन जाए। नहीं करेंगे आप जैसा करेंगे वैसा आपके सामने आएगा। मेरा जो काम है वो आपको बताना है। तो बेटा अध्रुवित प्रकाश क्या है? तो हमको मिल गया जवाब कि प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें हर संभव दिशा में जाती हैं। देखिए हमने हर संभव कहा इसलिए क्योंकि आपको पता है साइंस में दिशा 10 होती है। हम सबका गिनाने लगते तो लंबा हो जाता है। और इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश स्रोत समदैशिक है, राइट है, हर दिशा में समान रूप से उसका इंटेंसिटी जा रहा है, तो कौन सा प्रकाश है? जैसे आपके कमरे में लगा हुआ बल्ब, आपके घर में लगने वाला बल्ब है ना जी। डिबरी, लालटेन, जो भी आप प्रकाश का स्रोत घर में बनाइए, कहीं भी रखिएगा, देखिएगा प्रकाश हर दिशा में जा रहा है। और आपको मैंने बताया भी था कि जब हर दिशा में जा रहा है ऐसा आपको कहोगे तो एग्जामिनर तुरंत पूछेगा कि बेटा बताओ तो सही प्रकाश चलता कैसे है। तो अभी मैंने हाइगेन में सिद्धांत में सिखाया था कि बेटा प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तो मैंने ये भी कहा था वाइवा वहीं पर तुरंत उठा के पूछेगा कि तुम कमरे के अंदर हो और प्रकाश ऊपर से आ रहा है और तुम्हारे घर पे छत है, तो तुम्हारे कमरे में प्रकाश कहाँ से आया? तो मैंने ये भी बता रखा है कि वो आया बेसरित बराबर, जो आपको पता चला। तो बेटा जितना अपने को मान रखोगे आपका मुंह चलता रहेगा, और क्लासरूम में चलाओगी तो वो दिमाग में रहेगा, और फालतू या बेवजह से चला रहे हो तो वो तुम्हारे माइंड को चाट रहा है। तो कहाँ यूज करना है तुम देख लो, और जितना क्लासरूम में चलाए रहोगे, डिस्कस करोगे, एग्जामिनर के सामने में खुलेगा मुंह
और एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बेटे ये रहा हमारा प्रकाश का स्रोत और इसे देखो हर संभव दिशा में किरण जाती है, ऐसी ही किरण को कहा जाता है अध्रुवित प्रकाश। चलो चलो लिख दे तो अब देखो इसको जाना हमको ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करना। तो देखो क्या करती है, इसको देखो मैंने निकल प्रिज्म से गुजरा दिया। ये निकल का बना हुआ प्रिज्म है, राइट है? और प्रिज्म के बड़े विक्षेपण में भी पढ़ाया ही जा चुका है। अब इससे जब ये गुजरा तो देखो इसने इसको गुजारने के बाद क्या किया कि अब इसको तल के लंबवत एक दिशा में, तल के लंबवत का मतलब चाहे ऊपर चाहे नीचे, यानी अभी जो हर दिशा में जा रहा था अब वो खाली और वो दिशा ऊपर नीचे नहीं है, तल के लंबवत। अब लंबवत का मतलब जहां भी लंबवत है। अब इसीलिए तल के लंबवत एक दिशा में देखो ये घुमा दिया, ये जो चित्र से दिख रहा है घुमा दिया ना। अब प्रकाश हर दिशा में जा रही है खाली एक, तो अब इस प्रकाश को बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश, यानी कि पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है? और इस घटना को कहेंगे प्रकाश का ध्रुवण। आया? अब मैं यहाँ पर चेक करना चाहूंगा। अभी मैंने एल्केन के हाइलाइट यानी हाइलो एल्केन, मुझे सुनो ध्यान से, हाइलो एल्केन में हमने ध्रुवण गुणवत्ता पढ़ाया था। वहां प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा कुछ और दिया हुआ हो और बताया भी था, ये केमिस्ट्री का दे रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में आएगा तो वो लिखना है, राइट है? फिजिक्स का ये है, कंफर्म हो गया ना? तो इसीलिए मैंने कहा रुको मैं बता देता हूँ, क्योंकि वहां मैंने आपको बता रखा है। और इस समय चूंकि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बोले थे कि अब खत्म होने में बहुत टाइम नहीं है, तो आपको कायरल कार्बन बनाने की हेडिंग कायरल कार्बन की चल रही है। उसके पहले आपको ये बताया जा चुका है ध्रुवण गुणवत्ता क्या है, डी फॉर्म क्या है, एल फॉर्म क्या है, सिमेट्री क्या है, एसिमेट्री क्या है। तो ये उसका इशू है, तो इसलिए उसका कॉन्सेप्ट वहाँ केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में, फिजिक्स में फिजिक्स में। तो ये बेटा घटना को कहेंगे प्रकाश का ध्रुवण, और जिसने अध्रुवित को ध्रुवित में बदला वो हो गया बेटा प्रकाश का ध्रुवक। ये सब टर्म यहाँ का यूज हो रहा है, प्रकाश का ध्रुवक यानी पोलराइजर हम लाइट, पोलराइजर यानी प्रकाश का ध्रुवक। आया बेटे? यानी नेगेटिव ने ऐसा काम किया, अतः ये है पोलराइजर, और इसने अध्रुवित को ध्रुवित में बदल दिया, इसलिए घटी घटना का नाम पोलराइजेशन नाम। जब अध्रुवित प्रकाश को जब अध्रुवित प्रकाश को किसी ऐसे पृष्ठ से गुजारा जाए, आराध्य जो बस के बाद इतना बता दो बेटा, कौन सा विषय है तुम्हारा आपको क्या जानना है? जाओ भाई मधुरा कमाई करते हैं।
जब प्रकाश अध्रुवित प्रकाश को एक किसी ऐसे पृष्ठ से गुजारा है कि वह उसे केवल एक ही दिशा में कोश में लिखो तल के लंबवत एक ही दिशा। कोश में क्या लिखे हुए तल के लंबवत चित्र में दिखाया गया है। यस तल के लंबवत मोड़ देती है। मोड़ देती है तो इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश। क्लियर है? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ओके? और इस घटना को कौन सी घटना और ध्रुवित को ध्रुवित में बदलने और इस घटना प्रकाश ध्रुवण कहते हैं, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन लाइट चलेगा? Yes, sir. अब पहले चेंज अब लिखिए जिस पदार्थ से अध्रुवित प्रकाश को गुजारने वह ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है उसे प्रकाश का ध्रुवक कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवक कहते हैं, यानी पोलराइजर ऑफ लाइट। प्रकाश अब आप महसूस करिएगा इस बात को जो परीक्षा में पूछता है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं आइडियंस में ही बता दिया कि जब ये तल के लंबवत कंपन करने लगेगा तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। इसका मतलब ध्रुवित प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। Yes. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे। तो बेटा ये चल रहा था अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश और बात चल रही थी कि किसे प्रकाश का ध्रुवक कहा जाएगा और कौन सी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाएगा। इतना में कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, राइट? अब उसके तरीके के बारे में अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की विधियां
अब देखिए बेटा कई विधियां हैं और मोबाइल फंसा है इसीलिए मैं देख नहीं पाया हूँ कि कितनी विधियों को पढ़ाना है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। फिर देखिए कितनी विधियां पढ़ानी है। वैसे तो 5 विधियां होती हैं, लेकिन हम डिस्कस तो उतनी ही करेंगे जितना पेपर में देगा, ठीक है ना? Yes. तो पहले एक पॉइंट समझे, तो लिखिए विधि। Yes. देखिए अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की निम्न विधियां होती हैं। निम्न विधियां। अब पहला पॉइंट लेना, लिखिए पहला, और उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। पहला, पारदर्शी कांच के द्वारा। इतिहास के बारे में पारदर्शी कांच के द्वारा। अब हेड डाल के जरा सुनिए और समझिए, तब मैं कार्रवाई शुरू करूँ। आप लोग 2 हफ्ते पहले के लेक्चर में सुने थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। अभी मैं